बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की ऑपरेटिंग सिस्टम की इस इम्पॉर्टेंट क्लास में आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आज हम मल्टी प्रोग्रामिंग्स को, स्केजुलिंग क्राइटेरियाज को, CPU बाउंड एंड इनपुट आउटपुट बाउंड्स, जॉब प्रेम्प्टिव, नॉन प्रेम्प्टिव स्केजुलिंग एंड CPU स्केजुलिंग, इन सारों को डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। असल में तो हमारे पास और भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन इन टॉपिक का मकसद आज के लेक्चर्स में ये है कि आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस कर दें, क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और हर बार हर पेपर में इस किस्म के टॉपिक जो है ना उठाए जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा ही पेपर्स में आते हैं। तो इन सारों को मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। इसका अलग अलग जो डिस्कशन है वो तो हम इंडिविजुअल लेक्चर्स में करेंगे, लेकिन आज के लेक्चर्स में मैं इन सारे को पर नज़र दोहराऊँगी एंड इन सारों को आपके साथ डिस्कस करूँगी। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट वन है मल्टी प्रोग्रामिंग, जो कि नाम से ही वाज़ेह है। एक से ज़्यादा प्रोग्रामिंग जब हम एक ही टाइम में एक सिस्टम पर करते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर करते हैं। तो चलो देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग होती क्या है, किस तरह काम करता है। तो उसके लिए आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग्स के लिए जो मल्टी प्रोग्रामिंग, पहले तो मैं आपको समझा दूँ कि होता क्या है। मल्टी प्रोग्रामिंग हमारे पास एक ग्रुप ऑफ जॉब्स होता है जो कि रेडी होते हैं, जिसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, और वो जॉब जो है ना हमारे पास उसको हम जॉब पूल कहते हैं। जब हमारे पास मोर देन वन जॉब हम एग्जीक्यूट करते हैं और पॉसिबल हो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना डिसीजन ले इसी जॉब के रिलेटेड कि इसके बाद जो है ना कौन सा जॉब जो है ना एग्जीक्यूट होगा। तो इस तरह ये CPU के रिलेटेड जितनी भी जो डिसीजन होती है हम उसको CPU यूटिलाइजेशन में हाई मतलब वहाँ पर हम रखते हैं, मतलब जितना भी हमारे पास पॉसिबल हो। तो जिस तरह हमारे पास जॉब 1 होता है, जॉब 2 होते हैं, जॉब 3 होती है, जॉब अप टू जॉब एन। तो कहने का मतलब ये है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम हमारे पास एक टाइप्स है ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि जब हम एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाते हैं और एक ही टाइम में हम मल्टीपल जॉब्स को एग्जीक्यूट करते हैं, तो फिर वहाँ पर बहुत सारे इशू आ जाती है कि हमने अभी कौन सा जॉब जो है ना एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए बहुत सारे जॉब आप एक ही टाइम में एग्जीक्यूट करते हैं। तो उसमें फिर नहीं पता चलेगा कि कौन से जॉब को मैं फर्स्ट जो है एग्जीक्यूट कर लूँ, कौन से को मैं सेकंड एग्जीक्यूट करूँ, और इस तरह मल्टीपल जॉब को मैं किस तरह करूँगी। तो यहाँ पर आप इस स्केचिंग डायग्राम में देख सकते हैं कि एक तरफ हमारे पास ट्रेडिशनल सिंगल प्रोग्राम सिस्टम है और दूसरी तरफ हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। जितने भी हमारे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते थे उसमें एक ही टाइम में हम एक ही प्रोग्राम को रन करते थे, एग्जीक्यूट करते थे। और इसका स्केचिंग डायग्राम आप देख सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक प्रोग्राम जो है ना एक टाइम में वो एग्जीक्यूट होगा और जितना भी मेमोरी होगी मतलब वो उसमें वो यूज़ होंगे, और जो अनयूज मेमोरी है मतलब सारा कुछ हमारे पास एक ही टाइम में होगा। जबकि दूसरा हमारे पास मल्टीपल प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है। ओके, तो ट्रेडिशनल सिंगल प्रोग्राम में हम एक सिंगल प्रोग्राम को एक ही टाइम में एक ऑपरेटिंग सिस्टम पर चला सकते हैं, उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जबकि आप मल्टीपल प्रोग्राम को देख लीजिए, जितने भी आजकल के ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट मतलब मल्टी प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूट करता है। तो आप इसमें इसके जो मल्टी प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट है इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्रोग्राम 1, प्रोग्राम 2, प्रोग्राम 3 मीन डिफरेंस प्रोग्राम को एक ही टाइम में वो एग्जीक्यूट करते हैं। प्रोग्राम का मतलब यहाँ पर हमारे पास ये होते हैं कि जिस तरह एक टाइपिंग आप एक तरफ कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कोई डाउनलोडिंग कर रहे हैं, और तीसरी तरफ आप जो है ना कोई और सॉफ्टवेयर या इस तरह कोई और प्रोग्राम आप लोगों ने ओपन किया होता है और आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये हमारे पास मल्टी प्रोग्रामिंग है, जो बेसिकली ट्रेडिशनल में हम जिस तरह सिंगल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते थे एक ही टाइम में, और मल्टी प्रोग्राम को जो हम एग्जीक्यूट करते
आजकल जियो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास अवेलेबल है। तो बेसिकली इन जनरल में हमारे पास क्या होता है कि ये पॉसिबल नहीं होते एक सिंगल यूज़र के लिए कि वो सीपीयू को या इनपुट डिवाइसेस को सारा टाइम जो है ना बिज़ी रख सके। तो मल्टी प्रोग्रामिंग हमें अलाउ करता है हमारे सिस्टम को कि वो सीपीयू यूटिलाइजेशन को इंक्रीज़ करता है और इस बात को यकीनी बनाए इंश्योरेंस के लिए कि सीपीयू हमेशा जो है जॉब को एग्जीक्यूट करेगा। सही है। तो सीपीयू हमारे पास एक पूल ऑफ जॉब होता है। जब हम करेंटली एग्जीक्यूट करते हैं जॉब को, जब वो वेटिंग में हो, क्या हो कि अगर ये परफॉर्म कर रहा है कुछ इनपुट आउटपुट तो वो हमारे पास सीपीयू से रिमूव करेगा, अनदर जॉब जो है ना वो सेलेक्ट करेगा और सीपीयू जो है अब उसी को एग्जीक्यूट करेगा। तो इस तरह ये प्रोसेस जो इंश्योर करेगा कि सीपीयू हमेशा एग्जीक्यूट करेगा एक जॉब को जब हम जो है एक जॉब को एग्जीक्यूट कर रहे हो। अगर हम नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को अच्छा क्या है, अगर हम नॉन प्रोग्रामिंग सिस्टम को जो है उसमें को में जो है कुछ प्रोग्रामिंग को मल्टी प्रोग्रामिंग को कर रहे हैं नॉन मल्टी प्रोग्रामिंग में, और एक जॉब जो है ना वो वेट कर रहा हो कुछ इनपुट आउटपुट ऑपरेटिंग के लिए, तो सीपीयू जो है ना वुड आल्सो हैव टू वेट जब तक इनपुट आउटपुट जो है ना फिनिश नहीं हो जाता। सही है। अच्छा, तो सीपीयू को रिक्वायर होगा सोफिस्टिकेटेड डेटा स्ट्रक्चर के वो इम्प्लीमेंट करे मल्टी प्रोग्रामिंग को, और सीपीयू जो है ना मस्ट डिसाइड करेगा, वो इस काबिल होगा कि वो डिसाइड करेगा कि कौन सा जॉब जो है ना इसके बाद हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो कुछ जॉब जो है ना जो फिट होंगे मेमोरी में वो तो एक बार ही वो हो जाएगा, मतलब एक बार उसके लिए फिट हो जाएगा। तो फिर कुछ जॉब जो है ना रिमाइंड जो होंगे डिस्क में होंगे, तो कुछ मतलब एग्जीक्यूट होंगे, कुछ जो है ना वहाँ पर डिस्क में रिमाइंड होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम फिर मस्ट परफॉर्म करेगा कुछ जो सॉर्ट ऑफ स्केड्यूलिंग होती है जॉब के लिए, वो पूल जॉब पूल में जो होते हैं उस पर मतलब वो एग्जीक्यूशन सारा कुछ करेगा, और ये डिटरमाइंस करेगा कि कौन सा जॉब जो है ना स्टे करेगा ऑन डिस्क पर और कौन सा जो है ना हम उसको लोड करेंगे मेमोरी में कि वो वहाँ पर एग्जीक्यूट होंगे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमें कुछ पार्ट ऑफ द मेमोरी मैनेजमेंट जो होती है कुछ मतलब उस पार्ट में होती है। तो जो मेमोरी मैनेजमेंट हम यूज़ करते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट बेसिकली हम इस काम के लिए यूज़ करते हैं, हम अपने फाइल्स को वहाँ पर रखते हैं और फिर उसके बाद मीन एग्जीक्यूशन करते हैं। आपके पास फाइल का सेविंग जो होती है वो जो एग्जीक्यूशन होती है वो सारा मेमोरी बेस पर होती है, अगर मेमोरी नहीं होगी तो फिर कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर वो जो मेमोरी मैनेजमेंट वो यूज़ करेगा और रखेगा ट्रैक ऑफ विच जॉब आर स्टोर्ड एंड वेयर एंड हाउ मच स्पेस इज़ अवेलेबल। तो बाज़ औक़ात यहाँ पर बहुत सारे जॉब जो है ना हम रन करते हैं एक ही टाइम में, और इसका जो इंटरेक्शन होता है बिटवीन द जॉब वो हम फिर उसमें कंट्रोल भी करेंगे। सही है। तो ये सारा कुछ कंट्रोलिंग जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा। इन जनरल में हमारे पास एक जॉब जो है ना शुड नॉट बी एबल टू मैनिपुलेट द डेटा और प्रोग्राम कोड ऑफ अनदर जॉब। तो ये तो हमारे पास था कुछ मल्टी प्रोग्रामिंग के रिलेटेड कुछ अहम बातें कि ट्रेडिशनल में हमारे पास सिंगल प्रोग्राम जो हम यूज़ करते थे। सही है। और जो आजकल के जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम हो जिसमें हम मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट होती है उसमें हम मल्टीपल प्रोग्राम को एक ही टाइम में यूज़ करते हैं। ओके, नेक्स्ट जाएंगे और नेक्स्ट हम कुछ और टॉपिक्स को सेलेक्ट करेंगे, उसको स्टडी करेंगे। वो हमारे पास है स्केजुलिंग क्राइटेरिया। सही है। स्केजुलिंग क्राइटेरिया बेसिकली हमारे पास यही होता है, आप एक प्रोग्राम को जो है मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं और वो किस सीक्वेंस में कर रहे हैं, किस जॉब को कौन सा टाइम आप दे रहे हैं, वो बेसिकली हमारे पास स्केजुलिंग
क्राइटेरिया होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे स्केजुलिंग एल्गोरिथम्स होती है एंड वेरियस क्राइटेरियाज होती है जो जज करता है उसके परफॉर्मेंस को। तो मुख्तलिफ जो एल्गोरिथम हमारे पास होते हैं मे फेवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। तो यहाँ पर हम कुछ जो स्केजुलिंग क्राइटेरियाज है उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन उसमें हमारे पास कुछ चीज़ें जो है ना ओके तो स्केजिंग एल्गोरिथम में क्राइटेरिया में बेसिक हमारे पास दो चीज़ें आती है। एक हमारे पास मैक्सिमाइज आता है, दूसरा हमारे पास मिनिमाइज आता है। तो स्केजिंग क्राइटेरिया पर जाने से पहले थोड़ा सा ज़रा मिनिमाइज और मैक्सिमाइज को डिस्कस करते हैं। मिनिमाइज बेसिकली हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशन होती है एंड थ्रूपुट होती है। तो ये मीन के सीपीयू स्केजिंग एल्गोरिथम जो है ना शुड ट्राई टू मैक्सिमाइज द फॉलोइंग। किस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करेगा? एक तो सीपीयू यूटिलाइजेशंस को मैक्सिमाइज़ करेगा और दूसरा हमारे पास जो थ्रूपुट होता है। इसके अलावा हमारे पास मिनिमाइज होता है। तो सीपीयू स्केजिंग एल्गोरिथम जो है मस्ट ट्राई करेगा कि वो मिनिमाइज़ कर लेंगे हमारे पास फॉलोइंग इन चंद चीज़ों को। जो एक हमारे पास टर्न अराउंड टाइम होता है, दूसरा हमारे पास वेटिंग टाइम होता है और एक हमारे पास रिस्पांस टाइम होता है। अब ये सीपीयू यूटिलाइजेशंस क्या होती है, थ्रूपुट क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वेटिंग टाइम कहते हैं, रिस्पांस टाइम क्या होते हैं, ये सारे हमारे पास सीपीयू क्राइटेरियाज होती है। और इन सारे क्राइटेरियाज को मैं अभी आपके साथ वन बाय वन डिस्कस करती हूँ। तो आप लोगों ने इस लेक्चर को मिस नहीं करना। यहाँ पर नेक्स्ट में इस स्केजिंग क्राइटेरियाज को भी देखना है। तो चलो जाते हैं स्केजिंग क्राइटेरियाज पर, जो कि हमारे पास स्केजिंग एल्गोरिथम क्राइटेरिया जो है ना द फॉलोइंग्स है। फर्स्ट वन हमारे पास सीपीयू यूटिलाइजेशंस है, थ्रूपुट है, टर्न अराउंड टाइम है, वेटिंग टाइम है एंड रिस्पांस टाइम है। अब ये एक एक होती क्या है, किस तरह काम करता है, क्या बेसिक इसमें है। तो सीपीयू यूटिलाइजेशंस कीप द सीपीयू एज बिजी एज पॉसिबल। कहने का मतलब ये होता है कि सीपीयू मस्ट बी as busy as possible in the performing different tasks. CPU utilization is more important in real-time system and multi-programming system. समझ आ रही है? अब इसके बाद हमारे पास है थ्रूपुट है। तो थ्रूपुट बेसिकली नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो हैश है, यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कंप्लीट दियर एग्जीक्यूशन पर टाइम यूनिट। तो इसका ज़रा एक्सप्लेनेशन भी मैं करती जाऊँ कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसेस आप एग्जीक्यूट करते हैं एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में, तो उसको हम टर्न थ्रूपुट कहते हैं। समझ आ रही है? जितने भी प्रोसेसेस हम जो है एक स्पेसिफाइड टाइम जो आपको दिया है और उसमें आप जितने भी प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट करते हैं उसको कंप्लीट करते हैं, तो उसका जो स्टार्ट से उस कंप्लीटिंग टाइम तक जो टाइम होता है मीन उसको हम थ्रूपुट कहते हैं। जो हमारे पास थ्रूपुट होता है वो इंक्रीज़ होगा शॉर्ट प्रोसेस में। जब हम एक शॉर्ट प्रोसेस को करेंगे तो उसमें हमारे पास थ्रूपुट जो है ज़्यादा होता है। इट डिक्रीज एट द साइज ऑफ प्रोसेस एज ह्यूज। अगर इसमें प्रोसेसेस की तादाद ज़्यादा हो तो समझे कि आपका जो ये है ये पे डिक्रीज़ होगा। सही है? ये थ्रूपुट मीन डिक्रीज़ होगा। इसके बाद हमारे पास टर्न अराउंड टाइम है। ये बहुत बेसिक चंद चीज़ें हैं, लेकिन इसको अंडरस्टैंड कर ले क्योंकि ये ज़्यादातर रिपीटेड पेपर में आए हैं, तो इसको ज़रा देख ले। टर्न अराउंड टाइम है, जो कि टर्न अराउंड टाइम बेसिकली हमारे पास द अमाउंट ऑफ टाइम होता है कि हम एग्जीक्यूट करें एक पर्टिकुलर प्रोसेस को। तो इसके थोड़ा सा ज़रा मैं एक्सप्लेन करती जाऊँ टर्न अराउंड टाइम को कि वो टाइम आप या हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम जो हमारे पास क्या होता है जिसको ज़रूरत होती है कि हम एग्जीक्यूट करें एक प्रोसेस को, तो उसको हम टर्न अराउंड टाइम कहते हैं। और ये हमारे पास एक्चुअल जॉब टाइम है ना प्लस द वेटिंग टाइम। मीन जो हमारे पास जॉब का एक्चुअल टाइम होता है, हमारे पास एक जॉब का जो वेटिंग टाइम होता है, उन दोनों को जब हम प्लस करते हैं तो हमारे पास टर्न अराउंड टाइम इससे निकलता है। इसका फार्मूला हमारे पास बेसिकली यही है।
इसके बाद हमारे पास वेटिंग टाइम है, तो द अमाउंट ऑफ टाइम ए प्रोसेस हैज़ बीन वेटिंग इन द रेडी क्यू। सही है, वो टाइम जो हम एक रेडी क्यू में जो वेटिंग के लिए करते उस टाइम को हम जो है ना वेटिंग टाइम कहते हैं। तो ज़रा एक्सप्लेनेशन पर आते हैं कि द अमाउंट ऑफ टाइम द प्रोसेस हैज़ वेट इज़ वेटिंग, मतलब जो भी जितना टाइम आप एक प्रोसेस के लिए वेट करते हैं उसको हम वेटिंग टाइम कहते हैं। और ये जो है ना हमारे पास टर्न अराउंड टाइम माइनस एक्चुअल जॉब टाइम, आपके पास जो एक्चुअल जॉब का जो टाइम होता है उससे अगर हम टर्न अराउंड टाइम को माइनस कर ले तो हमारे पास वेटिंग टाइम आ जाता है। इसके बाद हमारे पास रिस्पांस टाइम है, द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फ्रॉम व्हेन ए रिक्वेस्ट was submitted until the first response is produced, not output for time sharing environment। तो इसको हम रिस्पांस टाइम कहते हैं। मीन आप एक प्रोसेस को एंटर करते हैं और उसका आपको जो रिस्पांस आता है, जो रिप्लाई आता है, कितने टाइम में ये रिस्पांस आता है, ये रिप्लाई आता है, उसको हम रिस्पांस टाइम कहते हैं। तो हमारे पास सिंपल अल्फाज में मैं इसको आपको बता दी जाऊँ कि हमारे पास द अमाउंट ऑफ टाइम बिटवीन ए रिक्वेस्ट हम जब सबमिट करते हैं और उसका जो पर्स हमारे पास जो रिप्लाई आता है, जो रिस्पांस आता है, जो प्रोसेस होता है, उसको हम रिस्पांस टाइम कहेंगे। तो ये तो था हमारे पास स्केड्यूलिंग क्राइटेरियाज, होती क्या है, काम किस तरह करते हैं। आई होप आपको समझ आ चुका होगा, ये अंडरस्टैंड कर लें, क्योंकि इसके बाद हमारे पास डिफरेंट स्केड्यूलिंग एल्गोरिथम आएंगे और इसमें आप लोग जो है ना ये टर्न अराउंड टाइम, वेटिंग टाइम, रिस्पांस टाइम, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करोगे तो अगर यहाँ पर आपको क्लियर है तो वहाँ पर फिर आपको लिए आसानी होंगी। अच्छा, टर्न अराउंड टाइम के लिए जो फार्मूला है जो आप निकालते हैं तो वो हम जो है WT मतलब वर्किंग टाइम जो आपके पास होता है और CPU का जो टाइम होता है एंड इनपुट आउटपुट का जो टाइम होता है, तो इन सारों को जब हम प्लस करते हैं तो इससे हमारे पास टर्न अराउंड टाइम आ जाता है। और टर्न अराउंड टाइम में आप लोगों ने पढ़ भी लिया ना कि हमारे पास वो एक्चुअल जॉब प्लस द वेटिंग टाइम। सही है, मीन जो वेटिंग टाइम होता है और CPU का और जो इनपुट आउटपुट मतलब जो जितना भी हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं इसको जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारे पास टर्न अराउंड टाइम होता है। और ये फार्मूला अपने पास अभी से नोट करके रख लें, क्योंकि पेपर में आ सकते हैं इस तरह के, मतलब टर्न अराउंड टाइम निकाले, वेटिंग टाइम निकाले, तो फिर वहाँ पर ये चीज़ें आपके काम आएंगी। ओके, नेक्स्ट जाते हैं और नेक्स्ट में कुछ और चीज़ों को डिस्कस करते हैं। और वो कुछ और चीज़ें जो है वो क्या हैं, वो हमारे पास है प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग एंड नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, जो कि कितना इम्पॉर्टेंट है ये तो तब आपको पता चलेगा जब आप उसको पेपर में देखेंगे। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तरफ हमारे पास प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग है, एक तरफ हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग है। अच्छा, प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग, नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग जो है पहले आप ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि असल में हमारे पास प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग क्या होती है और हमारे पास नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग क्या होती है। ओके, तो प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग बेसिकली हमारे पास ये होता है कि जब आप CPU का जो है मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के लिए मतलब उसको अलोकेट करते हैं। और नॉन प्रीएम्प्टिव स्केड्यूलिंग हमारे पास बेसिकली ये होती है कि जिसमें हम जो है CPU को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अलोकेट नहीं करते, बल्कि उस तक अलोकेट करते जब तक कि वो टाइम टर्मिनेट खुद बहुत ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, या खुद बहुत मतलब स्विचेज ना हो जाए। तो इस प्रीएम्प्टिव में नॉन प्रीएम्प्टिव इन दोनों में थोड़ा सा ज़रा डिफरेंस बस यही है कि प्रीएम्प्टिव में हम जो है CPU को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अलोकेट करते हैं, जबकि नॉन प्रीएम्प्टिव में हम जो है ना स्पेसिफिक टाइम नहीं होता, बल्कि उस टाइम हम अलोकेट करते जब तक कि वो जॉब कंप्लीट नहीं होता, टर्मिनेट नहीं होता। और इसमें एक बात यह है कि प्रीएम्प्टिव में हम जो भी स्केड्यूलिंग करते हैं वो हमारे पास जो है प्रायोरिटी बेस पर होती हैं, जो कि नॉन प्रीएम्प्टिव में हमारे पास प्रायोरिटी बेस पर कुछ भी नहीं होता।
अच्छा, यहाँ पर आप इस फिगर को देख सकते हैं। इसमें हमारे पास फ्रेम टू स्केड्यूलिंग में ज़रा देख ले फर्स्ट कि इसमें हमारे पास प्रोसेस 1 है एंड प्रोसेस 2 है। और यहाँ पर आप लोगों को पता है कि इसमें हम सीपीयू को एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अलोकेट करते हैं। तो यहाँ पर चलो फर्ज कर ले मैंने यहाँ पर प्रोसेस 1 स्टार्ट हो गया, सही है, एक लिमिटेड टाइम उसका पूरा हो गया, वो स्विच हो गया और इसके बाद प्रोसेस 2 स्टार्ट हो गया, वो यहाँ पर इंटरप्ट आ गया या मतलब कंप्लीट हो गया, सही है, जो भी है वो स्विच हो गया एंड इस तरह ये दूसरा प्रोसेस 1 स्टार्ट हो गया। प्रोसेस 1 के कंप्लीट मतलब उसका जो स्पेसिफिक टाइम है उसके कंप्लीट होने पर वो स्विच हो गया और इस तरह प्रोसेस 2 को वो असाइन होगा और प्रोसेस 2 के करने पर बाद वो स्विच हो गया एंड इस तरह प्रोसेस 1 का। तो मीन हर कोई को बारी मिल रही है लेकिन स्पेसिफिक टाइम का जो स्लाइस है वो मिलता है और हर किसी ने मतलब हर प्रोसेस ने उस अपने स्पेसिफिक टाइम्स को पूरा करना है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नॉन प्रेम्प्टिव स्केड्यूलिंग है। नॉन प्रेम्प्टिव स्केड्यूलिंग में हमारे पास ये होता है। अच्छा, और प्रेम्प्टिव स्केड्यूलिंग में आपको पता है कि इसमें प्रायोरिटी भी है। तो एक तो हमारे पास वो जो लिमिटेड टाइम है वो इस पर काम करता है और दूसरा प्रायोरिटी को देता है कि मीन वहाँ पर सीपीयू किसको प्रायोरिटी देती है तो उस जॉब को वो फर्स्ट देता है करता है। इसके बाद हमारे पास नॉन स्केड्यूल प्रेम्प्टिव स्केड्यूलिंग है। इसमें आपको पता है कि सीपीयू जो है ना आप स्पेसिफिक टाइम के लिए लोकेट नहीं करते बल्कि उतने टाइम के लिए करते हैं जब तक कि वो टास्क जो है ना कंप्लीट नहीं होता। तो जब टाइम कंप्लीट हो जाता है या खुद मतलब वारंटली उससे रिलीज होता है फिर नेक्स्ट हो जाता है। तो इसमें देख ले प्रोसेस 1 स्टार्ट हो गया, उसने अपना टाइम मतलब जितना भी उसका काम था उसने कंप्लीट कर दिया, स्विच हो गया, फिर प्रोसेस 2 को मिल गया, प्रोसेस 2 ने भी अपना काम पूरा कर दिया और फिर जो है ना प्रोसेस 1 को आ गया। इस तरह प्रोसेस 1 ने मतलब बहुत ज़्यादा काम कर लिया और फिर स्विच करने के बाद प्रोसेस 2 ने भी अपना काम कर लिया। इस तरह ये सारा स्केड्यूलिंग जो है ना होता है। तो इसमें आपको पता है कि इसमें जो है मतलब हर किसी ने अपना अपना काम पूरा कर लिया और फिर इसके बाद स्विचेस कर लिए। तो ये तो हमारे पास था प्रेम्प्टिव स्केड्यूलिंग एंड नॉन प्रेम्प्टिव स्केड्यूलिंग। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अच्छा, इसके बाद हम जो है सीपीयू बर्स्ट एंड इनपुट आउटपुट बर्स्ट को डिस्कस करेंगे। अब आप लोग समझेंगे सीपीयू बर्स्ट क्या होता है, हमारे पास इनपुट आउटपुट बर्स्ट क्या होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी सिंपल अल्फाज में बता जाऊँ कि सीपीयू बर्स्ट बेसिकली सीपीयू का हमारे पास जो टाइम होता है उसको कहते हैं। इनपुट आउटपुट बर्स्ट बेसिकली हम जो कुछ इनपुट करते हैं वो हमारे पास जो आउटपुट आता है उस टाइम को हम इनपुट आउटपुट बर्स्ट कहते हैं। और क्या क्या चीज़ें हैं अभी मैं आपको समझाती हूँ।